पूरा मतलब क्या? सिर्फ लिखेंगे क्वालिफाइड या एडवर्स है डिपेंडिंग ऑन वेदर द मैटर इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव और मटेरियल एंड परवेसिव। ऑडिट रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन में 2-3 लाइनें और आएंगी। कैम के साथ क्रॉस रेफर करने, OI सेक्शन में अगर कोई इम्पैक्ट है तो उसकी बात करनी है, बस। ये इतने ज़्यादा तो नहीं पॉइंट्स बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे ये। अभी आप लोग ये एग्जॉस्टिव चीज़ मेरे ख्याल में सीख लें। आप लोग लिखेंगे जब आंसर, इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा। ये लिख के मतलब कितने वर्ड्स हैं? क्रॉस रेफर विद कैम, 4 लफ्ज़। कंसिडर, इम्पैक्ट ऑन, 3 दफ़ा, वही तो कह रहा हूँ, 3 दफ़ा ना लिखें ना। मतलब देखें, अब मैं बताता हूँ, जैसे MURGC है, एक सिनेरियो में है। अच्छा, इसका ये करें कि एक दफ़ा लिख के ना पूरा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न ब्रैकेट में डिफाइन कर दें MURGC। उस ज़माने में ये कीबोर्ड पे नहीं था। MURGC नहीं मेरी MURGC ओपिनियन और क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, अब तीनों को क्रॉस रेफर करना होता है ना कैम में, तो एक जुमला लिखना है कि इनको क्रॉस रेफर करना है कैम में। डिस्क्लेमर एक अलग सिनेरियो है, तो उसके लिए आपको बताना होगा कि इस सिचुएशन में कैम OI के सेक्शंस रिमूव हो जाएंगे। आप वीवर हैव ऑडिटेड के बजाय वीवर इंगेज टू ऑडिट कर देंगे। इस तरह के कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। मेन फोकस आपका ओपिनियन पे ही होगा। लेकिन ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लेती है ना, अगर आपको टाइम मिले पेपर से पहले, तो इन दैट केस वो ये होगा कि आपका लर्निंग कर्व बन जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अभी ये वो शायद अभी मुश्किल लग रहा है ना, ज़्यादा लग रहा है। देखिए, मैंने तो आपको तैयारी करानी है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसमें, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का, मैंने भी देखें वो ये मोहम्मद रहमान आपको परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा था। देखिए, एक मटीरियलिटी होती है लेकिन ऑडिटर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी सेट करता है। तो मुझे आपको उतने पॉइंट्स बताने कि इसमें से कितने भूलेंगे, ठीक है ना, उस तरीके से। और कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये जिस तरह अदर इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट है ना, ये बहुत कम स्टूडेंट्स मेंशन कर रहे होंगे, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पैक्टफुल। तो इम्पैक्टफुल होने का फ़ायदा ये होता है कि जब खुदा ना ख्वास्ता आप लोग तो इंशाल्लाह ताला मार्जिन से पास करेंगे पेपर, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर वो जो क्लोज कॉल होती है ना, उसके अंदर फिर इस तरह की चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कि नहीं, ये इसका पेपर ओवरऑल एक पास स्टैंडर्ड पेपर है, कि मतलब जिसको ये भी पता है कि अदर इन्फॉर्मेशन पे क्या इम्पैक्ट है, तो वो फिर ज़रा एक दफ़ा सोचेंगे और वो फिर इंशाल्लाह ताला। वैसे तो ये सिचुएशन अल्लाह ना करे आए, लेकिन लिखें ये भी लिखें। देखें कितने वर्ड्स हैं, कम्युनिकेट विद TCWG, एक दफ़ा लिखेंगे ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख देना, थोड़े एक वर्ड कम हो जाएगा। अच्छा, लेटर्स बराबर हैं। आप लोग बात सुने, यही काउंट मुझे लगता है करते रही हैं, ये और पेज नंबर। आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, आई रियली अप्रिशिएट इट। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, वो टेस्ट में भी मैंने एक दफ़ा दिया था, तो वो ACCA से उठाया था, काफ़ी मिलता जुलता है, ये ICAP का है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन इन द अबव सिचुएशन एंड मतलब इसका मतलब है 2 रिक्वायरमेंट्स है। लिस्ट द स्टेप्स दैट द ऑडिटर शुड टेक and the possible impact on the audit report if the management is not willing to provide the required written representation। पहले वो कह रहे रिटन रिप्रेजेंटेशन की इस मामले में अहमियत क्या है, उस पर रोशनी डालें और फिर लिस्ट करें स्टेप्स जो ऑडिटर ने लेने हैं
एंड अच्छा ये 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर, अगर आप एंड देखें ना तो 2 दफ़ा आए हैं, जितनी दफ़ा एंड आता है उससे मतलब एंड के बगैर अगर विद आ जाए तो भी पार्ट्स 2 हो सकते हैं। पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट इफ मैनेजमेंट, अच्छा ये अब आपको जो है ना वो एक सिचुएशन में डाल गया कि अगर मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर रही। अब तो देखें सबसे पहली तो बात है उसने इम्पोर्टेंस पे पहले तो पूछा है, सिनेरियो देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा जाएगा। Hashim Industries Limited is a manufacturer of household appliances. Its products are popular in the market mainly because the company provides a replacement warranty for 3 years. HL's auditor has verified that the basis of arriving at the warranty provision is same as in the previous year. However, the auditor has requested a written representation from the management that there is no significant change in circumstances necessitating a change in the basis of arriving at the amount of warranty provision. The management has yet to confirm acceptance of this representation. अच्छा, अब जो representation, ये वाली representation है, ये mandatory representation नहीं है, क्योंकि हमने जो मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन देखी थी उसमें एस्टीमेट्स आ रहा था और वारंटी प्रोविजन इज एन एस्टीमेट, लेकिन जो वारंटी जो एस्टीमेट्स के ऊपर मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट्स जो है वो रीजनेबल हैं, ये एक है। लेकिन अब वो इससे एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर की जजमेंट में अगर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है तो वो मांग सकता है। वो क्या कह रहे हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन सर्कमस्टेंसेस नेसेसिटेटिंग अ चेंजेस इन द बेसिस ऑफ अराइविंग एट द अमाउंट ऑफ वारंटी प्रोविजन। अब मैनेजमेंट ने अभी तक कंफर्म नहीं की और वो कह रहे हैं इफ द मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग। तो आप पहली तो बात है इस सिनेरियो में रिटन रिप्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों रिटन रिप्रेजेंटेशन इसमें ज़रूरी है? तो इस वजह से रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा चीज़ ये है कि ये एक ऐसा स्पेशलिस्ट एरिया है अब वारंटी प्रोविजन का कि इसकी नॉलेज या जजमेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो मैनेजमेंट के पास इसकी नॉलेज है। तो आप जब उनसे इन राइटिंग ये चीज़ ले लेंगे तो आपके पास एक, क्योंकि इसमें और बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एविडेंस शायद आपके पास अवेलेबल भी नहीं होंगे, तो इस हवाले से ठीक है। दूसरी बात, लिस्ट द स्टेप्स दैट द ऑडिटर शुड टेक। इस बात का, अच्छा एक चीज़ जब मैं आप लोगों को कल पढ़ा रहा था क्वेश्चन तो उस टाइम डिस्कस तो नहीं हुआ, इसमें ये जो नुस्खा है इसके पहले पेज पे ज़रा आएँ, ड्राफ्टिंग टेक्निक फॉर ऑडिट रिस्पॉन्स / ऑडिट प्रोसीजर क्वेश्चंस। ये जो ड्राफ्टिंग टेक्निक फॉर ऑडिट रिस्पॉन्स / ऑडिट प्रोसीजर क्वेश्चंस है ना, इसके आगे लिख लें इज इक्वल टू ऑडिट स्टेप्स इज इक्वल टू ऑडिट प्रोग्राम। ये जो ऑडिट रिस्पॉन्स है ना, ऑडिट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ऑडिट प्रोसीजर। जस्ट ऑफ करना है, बाकी मैंने सब चीज़ें कर ली। क्या हुए? ये जस्ट ऑफ करना है जब क्लास एंड हो जाए। ठीक है, ठीक है, क्या जा रहे हैं? जी सर, ये बटन जस्ट। ठीक ठीक। तो अगर बात सुने ये दरमियान में ऑफ हो जाता है। ठीक, सारी चीज़ें चेंज। ठीक। ऑडिट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ऑडिट प्रोसीजर्स इज इक्वल टू ऑडिट स्टेप्स इज इक्वल टू ऑडिट प्रोग्राम इज इक्वल टू ऑडिट प्लान इज इक्वल टू कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द ऑडिटर। ये कोई भी वर्ड आ जाए मतलब वो आपसे प्रोसीजर्स पूछ रहे। वो एक ये ना अभी पिछली अटेम्प्ट में बी लॉ के पेपर में कहीं उसने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया, बुक में कंस्ट्रक्टिव लिखा हुआ था, इस तरह का कोई मसला था, तो वो लोगों को पता था लेकिन वो लिख नहीं पाए, तो ताकि आपको सारे वर्ड्स इसके पता हों। वो कहते हैं क्या स्टेप्स ऑडिटर लेगा, मतलब प्रोसीजर्स बतानी है। तो कल हमने जिस तरह लिटिगेशंस एंड क्लेम्स या प्रोविजंस के प्रोसीजर्स पढ़े थे, ऑडिट वर्क भी, हाँ ये भी लिख लें, बल्कि ऑडिट वर्क भी, ऑडिट वर्क भी लिख लें।
ऑडिट टेस्ट तो अभी ऐड कराया नहीं, ऑडिट टेस्ट भी लिख लें। ठीक हो गया। लिस्ट, हाँ, तो इसमें से कोई भी मतलब वर्ड आ जाए तो आपने पिक कर लेना कि प्रोसीजर्स का सवाल है। अच्छा, स्टेप्स क्या लिखेंगे, मतलब प्रोसीजर्स क्या लिखेंगे। अब एक तो आपके पास वो लिस्ट है ना कल वाली, जो प्रोविजंस के प्रोसीजर्स हैं, वहाँ से पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्लेंट्स के लेवल्स देखेंगे, सेल्स रिटर्न्स के लेवल देखेंगे, मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट इन्वॉल्व किया उसके काम को देख लेंगे, ऑडिटर अपना एक्सपर्ट इन्वॉल्व कर सकता है उसके काम को देख लेंगे। और जैसे ही एक्सपर्ट आया, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी पे चला गया, उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ले ली, उसके काम की एडिक्वेसी को देख लिया, और उनकी रीजनेबलनेस चेक कर ली, बिल्कुल जो एस्टीमेट प्रिपेयर किया मैनेजमेंट ने उसकी कास्टिंग कैलकुलेशन रिकैलकुलेशन कर ली, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। इसके बाद क्या कहते हैं, एंड द पॉसिबल, आप जरा फोकस कीजिएगा, पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट इफ द मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले वो डिस्कस करें मैनेजमेंट के साथ, वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कर सकते हैं, आप इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट के जा सकते हैं, उसकी अदर प्रेजेंटेशन, ठीक है, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन कर सकते हैं आप। इसमें एक सिर्फ बारीकी समझ लें, ये मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से साई ऑब्टेन कर लेते हैं तो फिर तो ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो सकता है। अगर ये इस मामले में रिटन रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी नहीं, ऑडिटर खुद चूज कर रहे हैं। तो अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से साइन, हाँ, अगर ये कोई ऐसा मामला होता ना जिस पे रिटन रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी होती, और तो उस केस में आप ओपिनियन क्वालिफाई कर रहे होते। ये बात रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस में अभी जिस तरह हमने पढ़ा था ना आइज़ा 580 में, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सारे ज़रा इस तरफ तवज्जो करें। ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस वाली बात है उसमें अभी आपने देखा था, हमने देखा था कुछ हैं मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशंस और कुछ हैं ऑप्शनल रिप्रेजेंटेशंस एज द ऑडिटर में डीम नेसेसरी। अगर आप मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशंस देखें तो उसमें ओवरऑल एस्टीमेट्स के हवाले से तो है, लेकिन ऐसे वारंटी प्रोविजन के ऊपर स्पेसिफिक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब ऑडिटर अपनी जजमेंट से इसको लेना चाह रहे हैं। तो अगर ऑडिटर समझता है कि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से उसको साई मिल गया है तो फिर वो क्लीन ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन अगर ऑडिटर समझता है नहीं, इस रिप्रेजेंटेशन के बगैर मुझे सफिशेंट, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये आ जाएगी पेपर में, इस रिप्रेजेंटेशन के बगैर मुझे सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इन दैट केस फिर आप अपना ओपिनियन या तो क्वालिफाई कर देंगे या शायद डिस्क्लेमर दे दें। नंबर्स क्योंकि आपको नहीं पता, कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ, कॉमन सेंस वाली बात है, उसके बगैर हम नहीं कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो बेसिक बात है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो माइंड में रखना है कि अगर साई रिटन रिप्रेजेंटेशन के बगैर नहीं ऑब्टेन हो सकता, मतलब जब तक वो लिख के नहीं देंगे ऑडिटर की जजमेंट है साई नहीं ऑब्टेन हुआ, तो इन दैट केस वो अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर मटेरियल एंड परवेसिव है। अच्छा, दोनों ऑप्शंस आपने को कह रहा था कि नहीं दोनों ऑप्शंस कंसिडर करनी, और आप खुद दोनों ऑप्शंस बता रहा हूँ, क्यों? क्वालिफाइड और एडवर्स, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सवाल में वारंटी प्रोविजन का नंबर नहीं दिया हुआ, ना ही ये बताया हुआ है कि प्रॉफिट कितना है। तो अगर एक आइटम भी परवेसिव हो सकता है ना, इफ इट रिप्रेजेंट्स अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इस वजह से दोनों पॉसिबल है। सॉरी, कौन सा? एक इंडिविजुअल आइटम के बारे में इसीलिए दोनों कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है अगर मुझे उसने नंबर्स नहीं बताए हुए तो। गोइंग कंसर्न, फिर तो आपके पास एविडेंस है, फिर तो वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गई।
फिर लैक इनएबिलिटी टू, आप इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब जैसे गोइंग मटीरियल MURGC है, उसका डिस्क्लोजर नाकाफी है, तो यू मे जज इट टू बी परवेसिव। अकेले दोनों को कंसिडर कर रहे होंगे, क्योंकि देखें, अच्छा इसका एक और चीज़ है, आयजा ने कुछ एरियाज़ में आयजा ने कुछ एरियाज़ में जहाँ पर एक एक्सट्रीम ओपिनियन देना था बताया है। जैसे अगर गोइंग कंसर्न बेसिस इन अप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न पे बन जाएं तो एडवर्स ओपिनियन ही एक्सप्रेस करने। तो मतलब उसने जो परवेसिव जो सिचुएशन समझी थी ना कि जिनमें बाइनरी ऑप्शन नहीं हो सकता, उसमें उसने बता दिया। बाकी डिस्क्लोजर्स की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि उसमें सिर्फ परवेसिव वो कंसिडर हो, ऐसे कोई सिनेरियो नहीं है आइजाज में। ये किस तरह पता लगा कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑप्शनल है? ये अच्छा सवाल है। हमने अभी जो ये सुबह नोट्स कवर किए थे बूस्टर सेशन के, पेज नंबर पे आए ज़रा, पेज नंबर 15 पे आए। ये अच्छा सवाल इन्होंने किया कि भाई ऐसे ही कह रहे हैं कि ये ऑप्शनल है। अच्छी तरह पढ़े हो। हाँ, अब तो बहुत कंडेंस हो गए हैं। सर ये बता दूं, मुझे पता है हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, असल में पिछली अटेम्प्ट में लोग ये करके पास कर चुके हैं, ये और पास पेपर्स। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो ऑफ कोर्स आपके पास बुक तो है ही। ये तो डेफिनेट है, क्योंकि खाली इससे तो मेरे ख्याल में समझना मुश्किल होगा। इस तरह अगर किसी का ऑनलाइन में और उसके लेक्चर्स पेंडिंग हैं जैसे, तो तब भी मुश्किल है फॉलो करना इस तरह। तो सर मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे 1 से 4, उसमें ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन इधर मेंशन्ड है, इस सवाल में जो मेंशन हुई है नजर आ रही है? ढूंढें जरा। ये इन्होंने बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन किया हुआ है, समझ आ गया इनका सवाल? लिखा ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन ये मांग रहा है, ये क्या रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है बाय द वे? ये कह रहा है मैनेजमेंट लिख के दे दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। ये लाइन लिख के दे। ये आपको कहीं पर लिखी हुई नजर आ रही है? ये एस्टिमेट्स में क्या है? वो वाली क्या लाइन होती है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। वो एक अच्छा, और वो देखिए वो ग्लोबल एस्टिमेट्स के ऊपर है। ये तो एक बड़ी स्पेसिफिक सी बात लिखवा रहे। नहीं समझ आ रही? क्या हो गया? आपको अपने आंसर का जवाब मिले? ये तो मैंडेटरी है, इनके बगैर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं ले सकते। एग्जैक्टली। हर टॉपिक में देखोगे एक दो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आ रहे हैं, एक एडिशनल या अदर प्रोसीजर्स आ रहे हैं। तो कौन सिंगल? अच्छा सॉरी, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन दोबारा लेता हूँ, एक चीज़ अनक्लियर ना रह जाए। इसमें भी हमने क्या कहा? अगर ऑडिटर समझता है कि इसके बगैर गुजारा हो सकता है, अगर ऑडिटर समझता है ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन मेरा गुजारा नहीं है इसके बगैर, तो फिर आप ओपिनियन क्वालिफाई कर रहे होंगे। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स किए लेकिन एविडेंस भी मिला, लेकिन वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, क्योंकि आम एविडेंस से तो गुजारा नहीं होता। सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? केस 1 में अगर हम अल्टरनेटिव से सही ऑब्टेन करें तो ये पार्टिसिपेट होगा, और केस 2 में भी देंगे तो ये ऑब्टेन होगा क्वालिफाइड है। ये दो सीलिंग में आ सकते हैं। यहाँ पर नहीं, एडवर्स वाली तो बात ही नहीं ना आएगी, क्योंकि आपके पास तो एविडेंस का मसला आ रहा है। क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, वो हाँ, ये दो आप पॉसिबिलिटी जो है वो इसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है,
बस अब आगे जो है वो जो क्वेश्चंस है ना उसकी ब्रेक कर लेते हैं, टॉपिक्स पे आ जाते हैं ताकि आप लोगों को ब्रेक मिल जाए। ब्रेक कर लें, ब्रेक। डे 2 पे आने लगे हैं। डे 2 का एजेंडा बहुत स्मॉल है। हाँ बस वही, अभी इसके बाद वही स्टार्ट करने लगे हैं। हाँ हाँ 5:30 बजे तक का टाइम है ना। हम 5 मिनट बाद रेज्यूम कर रहे हैं क्लास। फिर लोग हाँ वही